तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। क्लास 11th एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी के इस ब्यूटीफुल सेशन को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। हम इसमें सभी क्लास का एनसीईआरटी का अध्ययन करते हुए चलेंगे। अभी तक जो है वो 12th का एनसीईआरटी पॉलिटी देख चुके हैं, हिस्ट्री चल रहा है, 8 क्लास का, फिर 6 क्लास का हिस्ट्री चल रहा है, और ये आपका 11th क्लास का ज्योग्राफी भी इसी क्रम में हम बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। तो इसी को हम बारीकी से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अभी तक हम पढ़ क्या क्या लिए हैं इसमें जो हम देख लेंगे। देखिए पीछे के क्लास में हम पढ़े हैं कि भारत के भूगोल के चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 हम पढ़े क्या क्या है। तो हम पढ़े हैं संरचना एवं भू आकृति, ठीक है। भारत की संरचना किस प्रकार की है और भारत की भौगोलिक भू आकृति किस प्रकार की है वो हम पढ़े हैं, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखे हैं। उसके बाद देखिए हम देखे हैं सिलेबस देख चुके हैं, चैप्टर का पढ़ना क्या है उसमें। भू आकृति बनावट एक नज़र में हम देख चुके हैं, जिसमें पैंजिया देख चुके हैं, फिर पैंजिया से हिमालय निर्माण तक देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, भारत की मुख्य 3 भौगोलिक भू आकृति के बारे में, है ना। मुख्य 3 भौगोलिक भू आकृति के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये मुख्य 3 भौगोलिक भू आकृति क्या है वो देखेंगे। ये दूसरा क्लास होगा आज, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 का ये दूसरा क्लास है। तो आज देखेंगे क्या हम, भारत की मुख्य 3 भौगोलिक भू आकृति, ठीक है। भारत की मुख्य 3 भौगोलिक भू आकृति, जिसमें पहला क्या है तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र, है ना। भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा में है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा में है प्रायद्वीपीय भारत। तो सबसे पहले पहला हम देख लेते हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र, है ना। क्या देखेंगे पहले में, भारत के पर्वत, भारत के पर्वत। तो पर्वत होता क्या है जी, है ना। पर्वत क्या होता है, पर्वत जो है वो शंकुआकार संरचना है। शंकुआकार संरचना वाली ऊंची स्थलाकृति पर्वत कहलाती है, ठीक है। मतलब जिसकी हाइट जो है वो 1000 मीटर से ऊपर हो, है ना। 1000 मीटर से ऊपर शंकुआकार संरचना वाली भौगोलिक भू आकृति क्या कहलाती है, पर्वत कहलाती है। अब भारत के पर्वत देखेंगे तो सबसे बड़ा अब पर्वत जो है वो हिमालय है, ठीक है। सबसे बड़ा पर्वत भारत का कौन सा है तो हिमालय, हिमालय है। सबसे पहले हम नाम देख लेंगे और उसके बाद सबको मैप पे देख लेंगे, ठीक है। हिमालय, हिमालय का जो है वो नाम सुने होंगे आप लोग। और हिमालय 2 पार्ट में है, उत्तर और पूर्व। उत्तर में है हिमालय और पूर्व में ही है। उसके जस्ट नीचे आएंगे पश्चिम की तरफ, नीचे पश्चिम की तरफ आएंगे तो अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, है ना। अरावली पर्वत जो है आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। ये कहाँ है, ये भारत के उत्तर पूर्व में। अभी तुरंत हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, मैप पे सभी पर्वत का नाम हम देख लेंगे, लेकिन पहले नाम जान लेते हैं। उसके बाद मध्य भारत में 2 पर्वत है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा। विंध्याचल हो जाएगा एक विंध्याचल पर्वत हो जाएगा और एक सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी होगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। चलिए, तो इतना पर्वत के बारे में देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पर्वत है, इस पर्वत के अंदर हम और भी बहुत चीजों को बारीकी से अध्ययन करेंगे, है ना। लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर्वत को हम देख लेते हैं और उसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं जी, हिमालय, हिमालय, है ना। सबसे पहले हम हिमालय देखें तो मैप पे जान लेते हैं सबको। मैप आप भी बना सकते हैं, स्मूथली प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मेरे से भी स्मूथली मैप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई
सब यही पृथ्वी पर जन्म लेता है और यहीं पर ही सब टैलेंट सीखता है ना। तो आप हमसे भी परफेक्ट बना सकते हैं प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। चलिए, तो हम जानते हैं पहले पर्वत के बारे में। पर्वत में हम हिमालय देख चुके हैं। तो भारत के उत्तर में स्थित जो है ना, ये पर्वत जो है वो हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यही जो है पर्वत जो है वो थोड़ा सा मुड़ गया है पूरब में जाकर के, है ना। चलिए, तो देखते हैं ये पर्वत कहाँ कहाँ से मुड़ा है और कैसे कैसे मुड़ा है। तो इसका विस्तार सबसे पहले जान लेते हैं। पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इस पर्वत का विस्तार जो है ना जी, वो यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के इधर नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर, सॉरी 2500 किलोमीटर में है। ठीक है, पूरब से पश्चिम। ऐसे इसके बारे में और भी बारीकी से अध्ययन जस्ट आगे करेंगे। अभी बेसिक पर्वत का इंट्रो जान लेते हैं ना, इसके बारे में और एकदम बारीकी से। पर्वत में किस प्रकार की स्थलाकृति है, हिमालय पर्वत के अलावा हिमालय से जुड़ा हुआ और भी क्या कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, हिमालय के पार, ट्रांस हिमालय के बारे में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, सब के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका पूरब से पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है, तो 2500 किलोमीटर। उच्चावच और प्रकृति संपदा से भरपूर इस पर्वत जो है भारत के लिए सांस्कृतिक और भौगोलिक विभाजन का कार्य करता है। जैसे इधर की संस्कृति चीन से मिलेगी और इधर की संस्कृति भारत से मिलेगी। संस्कृति का मतलब क्या होता है, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, भाषा, है ना, रीति रिवाज, ये सब किस में आ जाता है, तो संस्कृति में आता है दोनों का। ये संस्कृति विभाजन का कार्य करता है। हिमालय जो है जलवायु विभाजन का भी कार्य करता है। ठीक है, हिमालय सांस्कृतिक विभाजन और जलवायु विभाजन दोनों के रूप में कार्य करता है। हिमालय सांस्कृतिक विभाजन और जलवायु विभाजन दोनों के रूप में कार्य करता है। तो हमें नहीं लगता है कि समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हिमालय के अलावा अब देखिए, हिमालय जो है यहाँ से मुड़ गया, नंगा पर्वत के बाद हिमालय जो है वो मुड़ गया है दक्षिण की तरफ। और दक्षिण में इधर टूट गया, छोटा छोटा पहाड़ी के रूप में है। वो भी आगे अध्ययन करेंगे। जैसे अभी बेसिकली देख लेते हैं, यहाँ मणिपुर में हो जाएगा मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में हो जाएगा नागा हिल्स, मिजोरम में हो जाएगा मिजो हिल्स। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हिमालय के बारे में, है ना। हिमालय सांस्कृतिक विभाजक, जलवायु विभाजक का कार्य करता है। हिमालय जो है वो उसमें ग्लेशियर जो है वो नदी के निकलने का मुख्य स्रोत, उत्तर भारत का जितना भी नदियाँ निकलती है सब हिमालय से निकलती है। ठीक है, उत्तर भारत का ज़्यादातर नदियाँ का उद्गम स्थल क्या है, तो हिमालय ही है ना। तो चलिए, इसकी मुख्य भौगोलिक आकृति के बारे में और भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक इंट्रो पढ़ रहे हैं सिर्फ पर्वत का। दूसरा पर्वत हम देखे थे अरावली पर्वत, है ना। अरावली पर्वत आपका राजस्थान में। ऐसे तो राजस्थान में इसका सबसे बड़ा भाग है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो गुजरात के रिफ्ट से लेकर के दिल्ली में रायसीना पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन तक बिखरा हुआ है। लेकिन है क्या जी, टूटा 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 एक परिंदा टाइप का है ना, कंटिन्यू नहीं है। अरावली पर्वत जो है वो टूटा टूटा है, छोटा छोटा भाग में। ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। ये अपरदित हो चुकी है। कहा जाता है कि ये एक फोल्ड माउंटेन है जिसका निर्माण जो है वो पेंजिया के विखंडन से भी पूर्व हुआ है। कब हुआ है, पेंजिया के विखंडन से भी पूर्व हुआ। इतना वो पुराना है कि अपरदित हो चुका है। छोटी छोटी पहाड़ियों मैडनॉक के रूप में छोटी छोटी पहाड़ियाँ सिर्फ दिखती है, यहाँ नजर आती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगी अरावली पर्वत में। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है ना। अब आगे हम देखेंगे अरावली पर्वत के बाद मध्य भारत को जो दो भाग में बांटता है, दो पर्वत श्रेणियां यहाँ जी, एक विंध्य पर्वत श्रेणियां है, दूसरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है हाँ। और नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटी जो है वो इसी दोनों के बीच में है ना जी। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा और ये दक्षिण में जो है अजंता पहाड़ी उसके बीच में बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो अजंता पहाड़ी उसके बीच में और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती नदी बहती। नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, और ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच में। तो ये देख सकते हैं ना, ये विंध्याचल और सतपुड़ा का भाग हो गया। अब पश्चिमी घाट देखेंगे। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वे कगार है, समुद्र का कगार है।
पश्चिमी घाट जो है वो कंटिन्यू है उत्तर से दक्षिण तक, वही पूर्वी घाट भी टूटा टूटा एक परिंदा यानी कि टूटा है। दोनों जाकर के दक्षिण में मिलता है नीलगिरी पहाड़ी से। नीलगिरी पहाड़ी इसका जंक्शन पॉइंट है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का, है ना। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सिंहाद्री के नाम से भी जाना जाता है जी। और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का और भी बहुत सारा चोटियाँ मिलेगा, है ना, पर्वत श्रेणियाँ छोटे छोटे, है ना। जैसे हो जाएगा, अभी हम बात किए अजंता हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, सतमाला हो जाएगा, फिर हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार का इस क्षेत्र में ढेर सारा जो है वो छोटी छोटी श्रृंखला के रूप में है ना। अब पश्चिमी घाट से भी जो है प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति होती है, गोदावरी कृष्णा कावेरी 3 प्रमुख नदियाँ की, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी भी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी से नदी उत्पन्न होता है, लेकिन ये टूटा टूटा है ना, ये इसका पार्ट जो है वो टूटा है ज़्यादा। अब इसके बीच का जंक्शन पॉइंट जो है वो नीलगिरी पर्वत, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करता है। नीलगिरी के दक्षिण में जो है वो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है जी। और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का ही सबसे ऊंचा भाग है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। आप सुनते चलेंगे और उसको लिखते चलेंगे। क्या है? अन्नाईमुड़ी, मुड़ी मुड़ी, ठीक है, अन्नाईमुड़ी, है ना। किसका पार्ट है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। उसके दक्षिण में है दोंदा बेट्टा, है ना। ये लेकिन दक्षिण जो ये दोंदा बेट्टा जो है ना जी, वो नीलगिरी पर्वत पर ही है ना। दोंदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसके दक्षिण में अनाईमुड़ी है ना, जो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोंदा बेट्टा किसकी ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की है, नीलगिरी की है दोंदा बेट्टा, ठीक है। और अन्नामलाई किसकी ऊंची चोटी है? तो अन्नाईमुड़ी किसकी चोटी है? तो अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत कहाँ है? तो नीलगिरी के दक्षिण में, ठीक है। अब अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में भी है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। केरल में जो है सर्वाधिक इलायची की खेती होती है ना। तो मोटा मोटी हम भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ लगभग देख चुके हैं। अब इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे तो क्षेत्रीय नाम पर, जैसे हम यहीं पर ही अरावली को तोड़ना शुरू करेंगे, वही बहुत सारे पार्ट में टूटेगा, यहाँ हिमालय ही टूटेगा। तो सबके बारे में हम जस्ट आगे बढ़ेंगे और आगे चल करके हम बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करेंगे, एक एक करके। हिमालय उठाएंगे तो सिर्फ हिमालय पे एक दिन बहस चलेगा, सिर्फ अरावली का क्षेत्र पर बहस करेंगे तो सिर्फ अरावली में मरुस्थल का क्षेत्र पर बहस करेंगे। तो अभी एक बेसिक इंट्रो भारत की भौगोलिक 3 भौगोलिक मुख्य भू आकृति के बारे में देखें। तो अभी बेसिक इंट्रो पर ही हम रखते हैं, इसमें ज़्यादा एडवांस ना बोलते हैं। तो अगला मुख्य भौगोलिक आकृति में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। इसको उतारते हुए चलेंगे जी, आप लोग जो हम बताते हैं उसको उतारते हुए चलेंगे, है ना। पर्वत तो हो गया हमारा भारत के पर्वत। अब देखेंगे उत्तर भारत का मैदान, दूसरा मुख्य भू आकृति क्या है? उत्तर भारत का मैदान देखेंगे, ठीक है। दूसरा भौगोलिक भू आकृति क्या है जी? तो उत्तर भारत का मैदान। रुक जाएंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए मिटा लेते हैं थोड़ा पहले, है ना। दूसरा भौगोलिक भू आकृति क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का मैदान। हमको नहीं लगता है समझने में कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान। चलिए तो सबसे पहले फिर से हम एक भारत का मैप रफली डायग्राम तैयार करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है भारत का मैप, सोझा बनाने का प्रयास करते हैं जी, ठीक है। चलिए इस बार थोड़ा सोझा बन चुका है ना। इस बार भारत का मैप थोड़ा सोझा, चलिए काम चलाएंगे हम इसी से, है ना। अब कॉपी कलम में ज़्यादा परफेक्ट बनता है, डिजिटल पर थोड़ा सा ये सब समस्या का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ का बेनिफिट भी है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हम क्या बात कर रहे थे जी? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, उत्तर भारत का मैदान जो है मुख्यतः 3 नदियों से मिलकर के बना है। इधर सिंधु नदी, इधर गंगा नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये 3 नदी और इसकी सहायक नदी द्वारा बहा कर लाई गई मृदा के जलोढ़,
बहा कर लाई गई मृदा जिसे जलोढ़ बोलते हैं, वही जलोढ़ से उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। उत्तर भारत का विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है जी? तो जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो भारत में, जो कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। और उत्तर भारत के मैदान में तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा प्रधानता है वो सिंधु नदी घाटी, जैसे सिंधु की सहायक नदी हो जाएगी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंजाब वाले क्षेत्र में जो है ढेर सारी नदियाँ, ये सब जलोढ़ मृदा। फिर गंगा की भी सहायक नदी हो जाएगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये सब भी जलोढ़ के मैदान से बना हुआ है पूरा। फिर इधर गंगा की और भी सहायक यमुना, टोन, सोन, केन, कर्मनाशा, पुनपुन, धेंदा, बदुआ, तो इतनी सारी नदियां हैं गंगा के भी। तो आप देख रहे होंगे कि जब नदी है तो नदी अपने साथ बहा कर मिट्टी लेकर के आएगी और उससे क्या बनाएगी? तो फ्लड प्लेन यानी कि जलोढ़ का मैदान का निर्माण करेगी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से आती, तो दिहांग, दिवांग, तीस्ता, पिथुमारी, जियावरेली, तो इस प्रकार की बहुत सारी नदियां हैं, मानस वगैरह है। तो ये सब नदियां भी क्या बनाएगी? जलोढ़ का मैदान का निर्माण करेगी। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो जलोढ़ का मैदान है, जो मुख्यतः 3 नदी और उसकी सहायक नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ मृदा के मैदान से निर्मित हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और आप हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत जल्द इसके बारे में बारीकी से, सभी नदियों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। जैसे गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा के बारे में जैसे डिस्कस करें, तो एक एक नदी का हम विशेष एकदम समग्र रूप से अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं ना। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद अगला देखिए, ओवरऑल व्यू हम अभी देख रहे हैं ना। अब प्रायद्वीपीय भारत, अब देखिए प्रायद्वीप किसे बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो द्वीप आप सुने होंगे, द्वीप क्या है जी? मतलब वह भाग जो जल से चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, वह भूमि का वह छोटा सा भाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, उसे क्या बोल देते हैं? द्वीप बोल देते हैं, है ना। तो भूमि का वह बड़ा भाग जो जल से घिरा हुआ है चारों ओर से, उसे क्या बोल देते हैं? उसे महाद्वीप बोल देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई जल का छोटा भाग हो गया उसे द्वीप बोल दिए, बड़ा भाग हो गया महाद्वीप बोल दिए, है ना। आप देखिए 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ हो गया अरब सागर, नीचे में हो गया हिंद महासागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है वो प्रायद्वीप बोल देते हैं। क्या कोई तकलीफ? क्या कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हम बोले कि प्रायद्वीपीय भारत, तीसरा भौगोलिक भू आकृति क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो तीसरा भौगोलिक मुख्य मुख्य भौगोलिक आकृति जो हुआ वो क्या हो गया? प्रायद्वीपीय भारत। जो भारत का त्रिभुजाकार संरचना जो है ना, वही तीसरा भौगोलिक भू आकृति के रूप में जाना जाता है ना। अभी त्रिभुजाकार संरचना जो है ना जी, वो पठारी भाग के रूप में हम देख सकते हैं, है ना। भारत का मुख्य पठारी भाग, जैसे अगर पठार आगे हम चल करके पढ़ेंगे, जब हम आगे भारत को और भी छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ना अच्छे से भारत के बारे में, तब उसमें हम जानेंगे। तो देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, मुख्यतः इन नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना, या फिर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का जो भारत जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। देख रहे होंगे 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इधर से अरेबियन सी हो गया, नीचे से इंडियन ओशियन हो गया, और इधर से बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका जलवायु अलग हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत जैसे यहाँ से कर्क रेखा गुजर जाता है, तो कर्क रेखा का दक्षिण का क्षेत्र जो हो गया वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो प्रायद्वीपीय भारत ज़्यादातर जो है वो उष्णकटिबंधीय में आएगा। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर वाला पार्ट यानी कि ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाला पार्ट जो आएगा कर्क रेखा के उत्तर, यानी कि ये उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत में हम बताए थे कि 2 मुख्य पर्वत है प्रायद्वीपीय भारत की, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। वह भी जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं इसके बारे में। क्या अभी जस्ट हम पीछे डिस्कस किए हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, एक इधर है और एक इधर है।
ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से नदी निकलती गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो है वो पठारी। अब देखिए ये नदी निकलती है और ये पूर्वी घाट को काट देती है, तो नदी भी प्रायद्वीपीय भारत जो है। प्रायद्वीपीय भारत में 3 गो प्रमुख नदी घाटी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटी। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में देखिए कुछ पर्वतीय है, जैसे पूर्वी तट, ये दोनों समुद्र का कगार है जी। एक पश्चिमी तटीय कगार है, एक पूर्वी तटीय कगार है, दोनों पर्वत के रूप में है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो, इसका बनावट जो है वो कठोर शैल से है, कठोर शैल से प्रायद्वीपीय भारत की बनावट है। दक्कन का पठार है प्रायद्वीपीय भारत का भाग। दक्कन का पठार जो है वो लावा से निर्मित पठार है। जो आगे हम पढ़ेंगे लावा का प्रकार पढ़ेंगे, है ना, एसिडिक लावा और बेसिक लावा, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। एक लावा से पठार का निर्माण होगा, एक लावा से पर्वत का निर्माण होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत का एक स्थलाकृति में से ये है कि यहाँ लावा का पठार यानी कि दक्कन का पठार भी है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। अगर आप अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के रखेंगे ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। और क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एनसीईआरटी का टोटल वीडियो चैनल पे अपलोड रहता है, आप वहाँ से जाके दूसरे क्लास का भी वीडियो आप पढ़ सकते हैं। जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कारगर होगा। जैसा कि हम 8 क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री का जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जीके जीएस जिसमें अगर पूछता है तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ना रहे। और क्लास 8 का एनसीईआरटी का इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे 1-2 क्वेश्चन एकदम, अगर मॉडर्न रहा तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो चाहे जनजाति का नाम हो जाए, वो चाहे कोई विरोध या आंदोलन हो जाए, है ना, या फिर कोई भी सुधार हो जाए मॉडर्न से रिलेटेड, वो सब उसमें क्लास 8 में सब दिया हुआ है, वो बेसिक्स है। तो आप जा करके वहाँ अध्ययन कीजिए। जैसे भूमि सुधार वगैरह है ना, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, ये सब जो है जनजाति का ही नाम हो जाता है, गोंड हो जाता है, संथाल हो जाता है, बेंगा हो जाता है, बहुत सारा जनजाति भारत में, सबका उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है क्लास 8 एनसीईआरटी में। तो आप जा करके चैनल पे वीडियो है वो आप पढ़िए, वहाँ से आपको जनरल कंपटीशन का एक बेसिक बहुत मजबूत आधार प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए, तो हम ज़्यादा क्लास को लंबा ना करेंगे, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।